Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Today's our topic is Digi Bharatam, तृतीय पाठ Digi Bharatam, कक्षा 8th। अपना सब्जेक्ट कौन सा है भाई? संस्कृत। सबको पता है क्या? पता है, ओके। डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया, इसके अंतर्गत बच्चों ये डिजी भारतम आज का जो मेरा प्रकरण है, तीसरा पार्ट, 8वीं क्लास, ध्यान से सुनिए। ये जो बच्चों आज का टॉपिक है, इसके अंतर्गत यही बताया है कि जैसे जैसे हमारे विज्ञान ने प्रगति की है, साइंस ने प्रगति की है, उन्होंने धीरे धीरे पहले तो है ना टाइप मशीन का आविष्कार किया, फिर कंप्यूटर का किया, लैपटॉप आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई। इनसे क्या हुआ? टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट यानी टेक्नोलॉजी में विकास के कारण, तकनीकी विकास के कारण जो है बच्चों हमारे लिए हर चीज़ सुविधाजनक हो गई। किसी से बात करना हो तो हम फ़ोन से जल्दी कर सकते हैं, वीडियो कॉल हो सकता है, फेस टू फेस हम जो है एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे आज जो है ये डिजी भारतम चैप्टर में क्या है, आज जो है फ़ोन के द्वारा हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, है ना? ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं ना, तो आप अपने घर बैठे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप लोग सब आराम से सुन रहे हैं। तो ये सब साइंस का कमाल है। और डिजी भारतम यानी टेक्नोलॉजी जो है हमारी आज की डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर जो है यह चैप्टर लिखा गया है। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो है वह इस प्रकार की सुविधाओं के द्वारा जो है फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टाइपिंग मशीन है, इन तरह की सुविधाओं के द्वारा व्यक्ति का जीवन कैसा हो गया? सरल हो गया है। तो बच्चों मैं जो है आपको कह रही हूँ कि प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है, यानी इसको डिटेल में लिखा है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। एक क्लिक करते हैं ना, बिल्कुल सही है, क्लिक के द्वारा ही हम फ़ोन उठाते हैं, क्लिक किया, रखा, क्लिक किया, कोई भी चीज़ को लेकर जो है क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। बिल्कुल सही है, आज इंटरनेट के द्वारा हमारा जीवन बहुत सरल है। इंटरनेट से हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कहाँ बाहर के देशों में भी हम जो है जान सकते हैं कि क्या है वहाँ की सूचना, क्या रिपोर्ट्स है, और जो है बहुत सारी जानकारियाँ हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए सब में जो है इंटरनेट का बहुत ही बड़ा योगदान है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ गए हैं, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ परंतु मैं आपको स्पष्ट रूप से दिख रही हूँ, और इसके भौगोलिक दृष्टि से यानी कि ये चीज़ें हमने बनाई है। कृत्रिम तो क्या होती है, जैसे कि नदियाँ, जो पहाड़, झरने, ये सब तो होती है जो है ये सब तो होती है प्राकृतिक। ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्राकृतिक। और कृत्रिम चीज़ें होती है, ये फ़ोन और ये सारी चीज़ें कृत्रिम चीज़ें होती है। ये सब जो है ये हमने, मनुष्य ने बनाया, कंप्यूटर मनुष्य ने बनाया है ना? तो ये सारी चीज़ें, और प्राकृतिक चीज़ें जो प्रकृति से मिली है वो अलग है। ये कह रहा है कि हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ गए हैं, ठीक है? इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। सही है, फ़ोन के द्वारा है, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब के द्वारा ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ पढ़ना, आप ध्यान देना बच्चों, एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगी आपको। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा को सुना जाता है, सुना जा रहा है, ठीक है? श्रूयते यानी सुनी जा रही है। अस्य पदस्य का भाव, इस पद का यानी ये डिजिटल इंडिया जो पद लिखा है, यानी ये जो शब्द लिखा है ना डिजी भारतम या डिजिटल इंडिया, इसका क्या भाव है? इसको कहने का, लिखने का रीज़न क्या है, क्या भावना क्या है? इसको इस प्रकार से जो है वह जो है इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यानी ऐसी जो है वह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हाँ, कि जो है ये डिजिटल भारतम, ये जो लिखा हुआ है डिजिटल इंडिया, सॉरी डिजी भारतम या डिजिटल इंडिया जो है, इस शब्द को लिखने के पीछे क्या भावना है, ये हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, इस प्रकार की जानने की, है ना? हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उत्पद्यते यानी उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ ही, काल यानी समय, परिवर्तनेन यानी परिवर्तन के साथ ही जो है क्या हुआ? मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते यानी बदल गई। अपि शब्द का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे अपि का मतलब क्या है? भी। अपि का मतलब क्या होता है? भी। और ये कैसा पद है? ये अव्यय पद है,
कैसा पद है? अव्यय, अव्यय पद जो कि कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। अब नेक्स्ट जो है, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। ठीक है, कैसे होता था? मौखिकम आसीत, यानी मौखिक रूप से होता था प्राचीन समय में जो है बच्चों। यहाँ पे आसीत शब्द आया ना, आसीत का मतलब है था, इसमें अस धातु है। अस का मतलब क्या होता है? होना। अस धातु है और लंग लकार है। कौन सा लकार है? लंग लकार। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, प्राचीन समय में आपको पता है बच्चों, जब भगवान श्री राम और कृष्ण और सब थे, तो उस समय जो गुरुजी जो थे ना, वो उस समय सतयुग के टाइम और उससे पहले का भी जो टाइम था, जैसे सतयुग से हम शुरू करते हैं। सतयुग का जो समय था, वैदिक काल, वैदिक काल जो था ना बच्चों, जिसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद। उस समय जब है ना शिक्षा दी जाती थी, तो क्या करते थे? मौखिक रूप से शिक्षा देते थे, यानी गुरु जो है वो मौखिक रूप से बोलता था और शिष्य उसको सुनते थे, सुन सुन के वो याद कर लेते। इतने प्रकांड पंडित थे, इतना तेज दिमाग था उस समय, गुरु भी बहुत तेज थे और शिष्य भी बहुत तेज थे। तो मौखिक रूप से जो है उनको शिक्षा दी जाती थी पहले के ज़माने में। बाद में जो है वो लिखित रूप में आना शुरू हुई, परंतु पहले क्या था? मौखिक रूप में जो है शिक्षा दी जाती थी। विद्याम च श्रुति परंपरा गृह्यते, और विद्या को ग्रहण करने के लिए श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा को गृह्यते यानी स्वीकार किया हुआ था। श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा, सुनने की परंपरा, ये देखो लिखा ना मैंने, श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा को ही जो है गृह्यते स्म यानी ग्रहण की जाती थी। गृह्यते स्म, ये लिख देती हूँ, गृह्यते स्म मतलब ग्रहण की जाती थी, यानी सुनने की परंपरा थी। उस समय लिखने का नहीं था, सुनने की परंपरा के द्वारा ही ज्ञान को क्या किया जाता था? ग्रहण किया जाता था, है ना। अब देखो आगे क्या है, विद्या जो है वह श्रुति परंपरा के माध्यम से ही ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुनकर ही विद्या ग्रहण की जाती थी पहले। ठीक है, फिर क्या हुआ? अनंतर ताल पत्रोपरि और भोज पत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद में जो है ताल पत्र और भोज पत्र पर, भोज पत्र जो होते थे पत्तों पर लिखना, है ना, और जो है कोई तांबे के या फिर कोई धातु के जो है वो इस तरह से बनाते थे छोटे पत्रों जैसा, उसमें भी लिखते थे संदेश। और आपको पता है बाद में राजा के पास भी जो है वो लिखित रूप में ऐसे संदेश जाते थे, फिर वो ऐसे खोल के पढ़ते थे, धीरे धीरे मतलब लिखित। और भोज पत्र जो पत्तों पे लिखकर और ऐसे जो है पहले संदेश भेजते थे। आरब्ध यानी क्या हुआ? आरब्ध का मतलब क्या? आरंभ हुआ। आरब्ध शब्द आया ना 7 नंबर पे, आरब्ध, आरब्ध यानी आरंभ हुआ, आरंभ हुआ। बाद में क्या हुआ बच्चों? भोजपत्र और तालपत्र पर जो है संदेश लिखने या अपनी बात को लिखना आरंभ हुआ। बाद में थोड़ा समय बीता, फिर देखो यहाँ पे लिखा अनंतरम, यानी इसके बाद जो है मौखिक के बाद में क्या हुआ? अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपि च लेखनम कार्यम आरब्ध, यानी इसके कुछ समय पश्चात तालपत्र और भोजपत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। फिर क्या हुआ? परिवर्तनेन काले कर्दगस्य लेखन्याच आविष्कारेण, और समय परिवर्तन हुआ तो कर्गदस्य यानी कागज पर, लेखन्या यानी लिखने का काम, इनका आविष्कार, इसका आविष्कार ने सर्वेषामेव मनोगता भावनाया कर्दगोपरि लेखनम प्रारब्धम, सभी व्यक्तियों ने अपने मन के भावों को कागज पर लिखना शुरू कर दिया। किसका आविष्कार हो गया? बाद में कागज का आविष्कार हो गया। तो पूछेंगे पहले शिक्षा किस परंपरा से होती थी? मौखिक, फिर भोजपत्र, तालपत्र, और फिर आया कर्गदा यानी कागज, कर्गद से यानी कागज। देखो ये तो लिखना जरूरी हो गया, कर गदस्य
यानी अब बस आप थोड़ा ध्यान दें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे, आप थोड़ा ध्यान दें। यानी कि कागज पर, कागज और लेखन्य यानी लेखनी, यहाँ पे लिखा है ना लेखन्य, कागज का क्या करेंगे, लेखनी तो चाहिए कि नहीं, कागज और लेखनी का, लेखन्य, लेखनी का, लेखनी यानी क्या है, कलम, कलम, समझ में आई बात। कर्गदस्य और लेखन्या, कागज और लेखनी का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। इस आविष्कार ने जो है सर्वेशाम यानी सभी का, इस जो है इसने सभी के मनोगतों, सभी के मन में आए हुए, मनोगताम यानी मन में आए हुए, भावनाम यानी भावों को, कर्गदो ऊपरी कागज के ऊपर, लेखनम यानी लिखना, प्रारब्ध यानी प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद वापस सुन लो, समय के बदलने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी ने मन में आए हुए भावों का कागज पर लिखना आरंभ कर दिया। अब इसमें है ना, ये यहाँ पे ये लिखा है ना प्रारब्धम यानी प्रारंभ हुआ या प्रारंभ किया, प्रारंभ हो गया, प्रारब्धा, प्रारब्धम, प्रारंभ हुआ। प्रारंभ कहो चाहे आरंभ कहो, दोनों राइट है ना, प्रारंभ कहो चाहे आरंभ कहो, आरंभ हुआ भी सही है, आरंभ हुआ। ठीक है बच्चों, समझा आपने कि जो है सबसे पहले मौखिक शिक्षा थी, फिर कहना भोजपत्र और तालपत्र पे, फिर है ना लेख जो है कागज का और इन दोनों का, लेखनी का, इन दोनों का आविष्कार हुआ, जिसे व्यक्ति अपनी बात जो है इन पे लिखकर, कलम के द्वारा पेपर पे लिख के, कागज पे लिख के अपनी बात को, अपनी भावना को व्यक्त करता था। ठीक है बच्चों, तो अब आपका ये तो हो गया कक्षा कार्य। आज पहला एक पैराग्राफ ही पढ़ाएंगे आपको, नेक्स्ट क्लास में अगला पैराग्राफ पढ़ाएंगे। और आपका जो है होमवर्क बच्चों, इसमें मैं आपको प्रश्न कौन सा दें, ग्रामर से रिलेटेड दे देते हैं, संधि वाला दे देते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 आपका गृह कार्य है। गृह कार्य जो है वो आपका इसी पार्ट का है। अच्छा, इससे पहले वाले पार्ट का अनुवाद बाकी है। ठीक है, तो फिर पार्ट नंबर 2 का हिंदी अनुवाद, गृह कार्य में पार्ट 2 जो इससे पहले उसका हिंदी अनुवाद बाकी है, वो दे रहे हैं आज का गृह कार्य। पार्ट 2 का हिंदी अनुवाद ये आपको लिखना है। लिखिए, ठीक है। पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर है इसका आपके 140। आपको सिर्फ हिंदी अनुवाद लिखना है, ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देती हूँ बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।